हेलो फ्रेंड, आज हम लोग थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थॉमस हॉब्स जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उसके पहले थिंकर हैं। तो 3 थिंकर हैं जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिया है। तो पहले तो हॉब्स हैं, हॉब्स, उसके बाद जॉन लॉक आते हैं और उसके बाद रूसो। तो 3 थिंकर हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो हॉब्स उनमें पहली चीज़। दूसरी चीज़, हॉब्स ने सबसे पहले सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हॉब्स में देखा जा सकता है। उन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है और इस प्रकार वो पहले मॉडर्न थिंकर हैं जिन्होंने सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट स्पष्ट रूप से दिया है। हालांकि मैकियावेली ने चीज़ों को डिफाइन करने का प्रयास किया है, जहाँ पर मैकियावेली ने चर्च और स्टेट को सेपरेट करने की बात कही है, लेकिन वो होलिस्टिक तरीके से ऐसा कर पाने में असहमत नहीं हो पाते हैं। वो ऐसा करने में एबल नहीं हो पाते हैं, जबकि हॉब्स ने ऐसा कर ही दी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। किन कंडीशनों में हॉब्स ने अपनी रचनाएं लिखी। तो उनका एक कथन है, आई एंड फियर वॉज बॉर्न टुगेदर। मैं और भाई एक साथ पैदा हुए थे। कैसे इन चीज़ों को समेटते हैं, सबको देखेंगे। चलिए हॉब्स को शुरू करते हैं। थॉमस हॉब्स 1588 से 1679 के बीच जीवन चरित्र देख लेते हैं। तो हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड के मालबरी नामक स्थान पर हुआ था। हॉब्स के जन्म के समय स्पेन के जल सेना ने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था, जिसे आर्माडा का युद्ध कहा जाता है। आर्माडा स्पेन के जहाजी बेड़े का नाम था। हॉब्स की माता इस संभावित आक्रमण से इतनी भयभीत थी कि उसने समय से पूर्व ही हॉब्स को जन्म दे दिया। हॉब्स के जीवन काल में ही ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया तथा प्यूरिटन रिवोल्यूशन 1642 से 49 हुई थी। इसलिए हॉब्स का स्वयं कहना है कि वह और वह जुड़वा बच्चों की तरह पैदा हुए थे। आई एंड फियर वॉज बॉर्न टुगेदर और वर ट्विंस। हॉब्स एक साधारण गरीब परिवार में जन्मे थे और उनके पिता बिल्डशायर के पास एक पादरी थे। उन्हें अपने ही एक प्रतिद्वंदी पादरी को आघात पहुंचाने के कारण लंदन से भागना पड़ा तथा छिपकर रहना पड़ा। हॉब्स का उनके चाचा ने पालन पोषण किया। हॉब्स एक प्रखर बुद्धि का बालक था। वह कई भाषाएं जानता था, जैसे लैटिन भाषा, फिर ग्रीक, फ्रांसीसी, इटालियन और इंग्लिश। हॉब्स ने अपने पहले प्रकाशन के रूप में 1629 में थ्यूसाइडाइडस की रचना पेलोपोनेशियन वार का अनुवाद किया था। थ्यूसाइडाइडस की रचना है। बाद में हॉब्स चार्ल्स स्टीवर्ट के राजकुमार विलियम कैवेंडिश के ट्यूटर बन गए और कैवेंडिश परिवार के संरक्षण में रहते रहे। अपने पहले संरक्षक की मृत्यु के उपरांत हॉब्स दूसरे अर्ल ऑफ डेवनशायर के ट्यूटर बने। बाद में तीसरे अर्ल के शिक्षक के रूप में उन्होंने उसके साथ संपूर्ण यूरोप में भ्रमण किया। इसी महाद्वीप यात्रा में उनका परिचय गैलीलियो से हुआ। इस प्रवास के एक संस्मरण के रूप में यह उल्लेखनीय है कि इसी में उन्हें न्यूक्लियड की पुस्तक द एलिमेंट की एक थ्योरम सुलझाने के लिए मिली थी, जिसके कारण ही हॉब्स को ज्यामिति से लगाव हो गया। विदेश भ्रमण के बाद 1637 में जब हॉब्स वापस इंग्लैंड लौटे तो देश गृह युद्ध की सीमा पर खड़ा था। उन्होंने राजतंत्र के समर्थन में कुछ किताबें लिखी और जिसके कारण वह दुविधा में फंस गए और अपने जीवन सुरक्षा के लिए पेरिस चले गए। हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेबलर्स का आंदोलन चल रहा था जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। दूसरा डिगर्स का आंदोलन चल रहा था जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। तो एक तरफ लेबलर्स जो कि राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ डिगर्स थे जो कि इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कर रहे थे। 11 वर्ष तक हॉब्स ने फ्रांस में राजशाही प्रवासी के रूप में व्यतीत किए। इसी समय हॉब्स ने गणित और भौतिक विज्ञान पर 3 विस्तृत पुस्तकें लिखने का विचार किया, जिनका उद्देश्य भौतिक शास्त्र, मानव विज्ञान और समाज विज्ञान की क्रियाओं को पूर्ण संबद्धता से प्रस्तुत करना था। किंतु गृह युद्ध और देश निकाले की स्थिति में उन्होंने अपना ध्यान इनसे हटाकर राजनीतिक सिद्धांत की ओर केंद्रित कर दिया। दिसंबर 1979 में लकवाग्रस्त होने के कारण हॉब्स का देहांत हो गया। वे बुद्धिमान, शंकावादी और मानवतावादी विद्वान की तरह मृत्यु को प्राप्त हुए। हॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वे लंबे जीवन के लिए कठोर परिश्रम किया करते थे। उनके जीवनी लेखन और मित्र जॉन आर्वे के अनुसार हॉब्स फिट रहने के लिए व्यायाम करते, पहाड़ों में ऊपर नीचे चलते और टेनिस खेलते थे। मिनोक के अनुसार वे एक ऐसे दार्शनिक थे जिनका मृत्यु की ओर अदार्शनिक रुख था। मृत्यु के प्रति भय को हॉब्स ने
मानव प्रकृति का मूल स्वभाव बताया था। हॉब्स की रचनाएं तो थ्यूसाइडाइडस ये 1630 में आती है। इसमें ग्रीक एथेंस का इतिहास है। थ्यूसाइडाइडस लगभग 500 ईसा पूर्व एथेंस निवासी इतिहासकार था, जिसने एथेंस व स्पार्टा के मध्य हुए युद्ध का एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, पेलोपोनेशियन वार। हॉब्स ने होमर के ग्रंथों इलियड और ओडेसी का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। एलिमेंट ऑफ लॉ ये 1640 में आती है। यह पुस्तक केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन व गैलीलियो के गिरती हुई वस्तुओं के नियम, लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी से प्रभावित। नेक्स्ट है डी सीवे 1642 में पुस्तक आती है। डी सीवे को उन्हें बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर फिलोसॉफिकल रूडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के नाम से छपवाया। फिलोसॉफिकल रूडिमेंट कंसर्निंग गवर्नमेंट एंड सोसाइटी के नाम से छपवाया। इसमें संप्रभुता की परिभाषा एवं उसका स्पष्टीकरण किया गया है। डी सीवे में ही इन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में सर्वप्रथम यह कहा था कि बेलियम ओमिनम कॉन्ट्रा ओम्स यानी बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबका सबके खिलाफ युद्ध की अवस्था है, स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स ने अपनी महान रचना मैग्नम ओपस लिखने की जो योजना तैयार की, इस योजना पर क्रमशः 3 चरणों में कार्य होना था। प्रथम पदार्थ व शरीर, मैटर व बॉडी। द्वितीय मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। और तृतीय समाज का निर्माण। पर ब्रिटेन में गृहयुद्ध छिड़ने के कारण उन्होंने पहले तीसरा भाग लिखा यानी 1642 में पेरिस में डी सीवे के नाम से। डी कॉर्पे 1665 और डी होमी 1658 में छपी। तो हॉब्स ने ट्रायोलॉजी त्रयी लिखी। इस त्रयी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं डी सीवे ऑन द सिटीजन। डी कार्पोर ये ऑन बॉडी है, और डी होमनी ये ऑन मैन है या ह्यूमन। तीनों मूलतः लैटिन भाषा में लिखी गई हैं। इसमें 3 विषय हैं, शरीर, मनुष्य और नागरिक। डी कार्पोरे ये 1655 में आती है। इस ग्रंथ में हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का विवेचन किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। डी कार्पोर में हॉब्स का तर्क है कि विज्ञान का कार्य है विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों को समझना या समझाना। प्रत्येक मनुष्य का शरीर घड़ी की तरह जटिल यंत्र है। हृदय स्प्रिंग है, नसें तारे हैं, नसें तार हैं, जोड़ टायर हैं जो गति देते हैं। इंद्रियां बाहरी संवेदनाओं से प्रभावित हो गति करती हैं। जो गतियां व संवेदनाएं आनंद देती हैं वे फेलिसिट सुखदायक कहलाती हैं। जो दर्द देती हैं इविल बुरी कहलाती हैं। अच्छे गुड और बुरे इविल का आनंददायक व दर्दनाक के अलावा और कोई अर्थ नहीं। इस प्रकार हॉब्स भौतिकतावादी या भौतिकवादी और सुखवादी थे। हॉब्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की ओर आकर्षित तथा पीड़ा से दूर रहने वाला एक आत्मनिहित तंत्र से अधिक कुछ नहीं है। बाद में बेंथम ने भी उपयोगितावाद को स्वीकारा था और इसको सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लाया था। हॉब्स का क्या कथन था? ज्ञान का अंत शक्ति है, एंड ऑफ नॉलेज इज पावर। ये डी कॉर्पे से ये स्टेटमेंट लिया गया है। डी होमाइन ये 1658 में लिखी गई। बेहेमौथ ये 1670 में लिखी गई। तो बेहेमौथ में ब्रिटिश गृहयुद्ध का इतिहास है तथा इसी से संबंधित एक और ग्रंथ लिखा, द क्वेश्चन कंसर्निंग लिबर्टी नेसेसिटी एंड। तो अब लेवियाथन है, तो ये पुस्तक 1651 में आती है। लेवियाथन का दूसरा शीर्षक क्या था? द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, इलेसियास्टिकल एंड सिविल। लेवियाथन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, मानव से संबंधित, कॉमनवेल्थ से संबंधित, ईसाई कॉमनवेल्थ से संबंधित और निरंकुश राज्य से संबंधित। हॉब्स ने लेवियाथन के प्रथम भाग में ही अरस्तु की इन विचारधाराओं का खंडन किया है कि मानव सामाजिक प्राणी, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। हॉब्स राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक नहीं बल्कि कृत्रिम मानता है, तो राज्य को हॉब्स आर्टिफिशियल एंटिटी मानता है। लेवियाथन हॉब्स की अमर कृति है। इसमें प्यूरिटन क्रांति, जो कि 1642-49 के बीच में हुई थी, वह 1949 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स प्रथम की फांसी के बाद उत्पन्न हुए सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का प्रतिबिंब है। लेवियाथन में व्यक्ति व राज्य। हॉब्स राज्य को कॉमनवेल्थ कहता है तथा धर्म व राज्य के आपसी संबंधों का वर्णन है।
लेवियाथन के एक हाथ में तलवार है, ये देखिए एक हाथ में तलवार है, जो कि राज सत्ता का प्रतीक है, जबकि एक हाथ में दंड है, एक हाथ में दंड है जो धर्म सत्ता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि धर्म सत्ता राज सत्ता के अधीन है, चर्च राज्य के अधीन है, कॉमनवेल्थ राजनीतिक व धार्मिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों मामलों में सर्वोपरि है। हॉब्स ने मध्ययुगीन पांडित्यवाद यानी स्कॉलिस्टिक का पूर्णतः खंडन कर धर्म को राजसत्ता के अधीन किया। हॉब्स चर्च कॉमनवेल्थ के अधीन अन्य संघों जैसा ही संघ है। हॉब्स पाप के पद की मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पाप रुग्ण रोमन साम्राज्य का भूत है, वह भूत उस साम्राज्य की कब्र पर बैठा हो। धर्म के साथ साथ हॉब्स ने नैतिकता को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि स्वयं को पढ़ो, अर्थात नैतिकता अनैतिकता सापेक्ष होती है, इसका मानदंड स्वयं मनुष्य है। माइकल ऑक्सफोर्ड ने इस पुस्तक को महान बताते हुए लिखा कि लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में रचित राजनीतिक दर्शन की महानतम, शायद एकमात्र महानतम रचना, पर केले रेंडन, काउले, सर रॉबर्ट फिल्मर, व्हाइट हॉल आदि इस पुस्तक के आलोचक हैं। केले रेंडन के अनुसार हॉब्स का दर्शन विद्रोह की प्रश्नोत्तरी है। लेवियाथन पॉप की भाषणबाजी और पोप लीला का षड्यंत्र है। लेवियाथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया है। मैंने आज तक ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वास भंग और धर्मद्रोह भरा हो। उपरोक्त आलोचनाएं कर केले रेंडन ने लेवियाथन को जलाने की सलाह दे डाली। 1963 में लेवियाथन और लिसिबे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जलाई गई बाकायदा। व्हाइट हॉल के अनुसार लेवियाथन में ल्यूड प्रिंसिपल है, उच्च श्रृंखल प्रिंसिपल सिद्धांत दिए हुए। नास्तिकता, ईश्वर और धर्म निंदा, श्रद्धाहीनता के कारण काउले हॉब्स को मालबरी का दैत्य कहता है। नास्तिकतावादी हॉब्स मालबरी का शैतान, काउले ऐसा बोलता है। 1657 ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कमेटी ने लेवियाथन को नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना, अ मोस्ट पॉइजनस पीस ऑफ एथिसिज्म कहा। सर रॉबर्ट फिल्मर इसके निष्कर्षों कंक्लूजन से संतुष्ट थे, पर प्रस्थापनाओं यानी प्रीमाइसेस से नहीं। सीबी मैकफर्सन ने हॉब्स को बुर्जुआ बाजार समाज, बुर्जुआ मार्केट सोसाइटी का इतिहास लेखक बताते हुए उसके प्राकृतिक व्यक्ति को उजड़ा हुआ मनुष्य बताया। अब है हॉब्स की अध्ययन पद्धति। तो हॉब्स पर सर फ्रांसिस बेकन, गैलीलियो और यूक्लिड का प्रभाव था। हॉब्स की अध्ययन पद्धति आंशिक रूप से गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन की रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति तथा आंशिक रूप से यूक्लिड की डिडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक तर्क प्रणाली से प्रभावित है। हॉब्स ने यूक्लिड व उसकी ज्यामिति के बारे में कहा कि ज्यामिति वह एकमात्र विज्ञान है जिससे मनुष्य ने भगवान को प्रसन्न किया। हॉब्स ने राजनीति के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान का प्रयोग किया तथा इतिहास व नीति विज्ञान यानी एथिक्स का प्रयोग नहीं किया। हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलिस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया, क्योंकि स्कॉलिस्टिक पद्धति द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता था। सेवाइन ने हॉब्स के अध्ययन पद्धति को डिडक्टिव माना। हॉब्स के राजनीतिक दर्शन के मुख्य तत्व तो यांत्रिक और वैज्ञानिक भौतिकवाद, तो मैकेनिकल एंड साइंटिफिक मटेरियलिज्म। हॉब्स का महत्व राजनीतिक दर्शन को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में है। उसने अपने राज दर्शन में निरंकुशतावाद और धर्म निरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन और राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। हॉब्स वस्तुतः वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था। दार्शनिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन उसके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग मात्र था और उसके इस संपूर्ण दर्शन को भौतिकवाद कहा गया। उग्र व्यक्तिवाद और मनोवैज्ञानिक अहमवाद, रेडिकल इंडिविजुअलिज्म एंड साइकोलॉजिकल इगोइज्म। इसका तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी। नाम रूपवाद यानी नॉमिनलिज्म, तो नाम रूपवाद चेतन जगत की बजाय जड़ जगत यानी भौतिक जगत को सत्य मानता है। हॉब्स भी किसी पराभौतिक या ईश्वरीय जगत का अस्तित्व नहीं मानता। हॉब्स में उपयोगितावादियों बेंथम के तुल्य वाला दार्शनिक अमूलवाद यानी फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म
और फ्रांसीसी विश्वकोशकर्ताओं का वैज्ञानिक बुद्धिवाद है। सर फ्रेडरिक पॉलक अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए उपयोगितावादियों ने लेवियाथन की नाक में नकेल डाल दी। फिर वैज्ञानिक या यांत्रिक भौतिकवाद का जनक हॉब्स। हॉब्स उस काल में पैदा हुआ जब धार्मिक सुधार आंदोलन व पुनर्जागरण के कारण यूरोप में महान वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। नवीन दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा था। इसलिए 17वीं शताब्दी को प्रतिभाशाली व्यक्तियों की शताब्दी कहा जाता है। हॉब्स के राजनीतिक विचार ज्यामिति, जियोमेट्री और विज्ञान फिजिक्स से प्रभावित थे। यूक्लिड की ज्यामिति से प्रभावित होकर हॉब्स ने अपने अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव मेथड का सहारा लिया। ज्यामिति के प्रमेयों में पहले एक आधार वाक्य लिया जाता है, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। हॉब्स पहले एक आधार वाक्य बनाता है, फिर मानव का स्वभाव बुरा है। हॉब्स पहले एक आधार वाक्य बनाता है कि मानव का स्वभाव बुरा है, फिर उसे सिद्ध करता है। उन्होंने गैलीलियो की रिलेटिव कंपोजिट मेथड का अनुसरण किया। इसमें किसी सिद्धांत का निर्माण करने से पहले विभिन्न तत्वों को पहले अलग अलग किया जाता है, फिर उन्हें कंपोजिट यानी एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार हम गाड़ी के इंजन को समझने के लिए पहले उसके पुर्जों को अलग अलग करते हैं, फिर उसे मिलाते हैं। हॉब्स का आणविक समाज यानी एटॉमिक सोसाइटी का सिद्धांत व कॉमनवेल्थ की रचना इसी रिलेटिव कंपोजिट सिद्धांत पर आधारित है। आणविक समाज व्यक्तिवाद पर आधारित यानी प्रत्येक व्यक्ति अणु की तरह संपूर्ण व स्वतंत्र है। तत्पश्चात ये स्वतंत्र हिस्से व्यक्ति कंपोजिट होकर कॉमनवेल्थ का गठन करते हैं। गैलीलियो की तरह हॉब्स भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति गतिमान यानी मोशन में है, स्थिर नहीं है। जहाँ अरस्तु कहता है कि सभी चीज़ें सर्वोच्च साध्य की प्राप्ति के बाद रुक जाती हैं, वहीं हॉब्स का मानना था कि गति शाश्वत है, इटर्नल है। वस्तुएं हमेशा गतिशील बनी रहती हैं, कभी रुकती नहीं। अन्य पिंडों की तरह मानव शरीर और समाज में भी गति होती रहती है। मानव शरीर की मनोवैज्ञानिक गतियाँ ही मानव को सामाजिक समझौता का राज्य निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। प्राकृतिक अवस्था से गति कर व्यक्ति समाज व राज्य का निर्माण करता है। गति के लिए बाह्य दबाव आवश्यक होते हैं, न कि ईश्वर या कोई पारलौकिक सत्ता। गैलीलियो प्रत्येक सजीव व निर्जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति गति मोशन को मानता है। उसी प्रकार हॉब्स मानता है कि मनुष्य निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है, मानव इच्छाओं का दास है और ये इच्छाएं उसे निरंतर गतिमान रखती हैं। इस प्रकार जहाँ हॉब्स अपने राजनीति दर्शन को विज्ञान व यांत्रिकी से जोड़ता है, वहीं वह भौतिक विश्व को भी एकमात्र विश्व मानता है, अर्थात सृष्टि में पदार्थ मैटर के अलावा कुछ नहीं, ईश्वर, आत्मा, पारलौकिक जगत, प्रत्यय यानी आइडिया आदि कुछ नहीं है। इस प्रकार हॉब्स वैज्ञानिक व यांत्रिक भौतिकवाद साइंटिफिक मटेरियलिज्म की नींव रखता है। ऐसे चिंतन के कारण लियो स्ट्रॉस हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहता है। हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद जबकि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद व द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का प्रवर्तक। पर जहाँ हॉब्स मैटर में गति के लिए बाह्य दबाव आवश्यक मानता है, वहीं मार्क्स के अनुसार आंतरिक विरोधों के कारण पदार्थ में स्वगति पाई जाती। कार्ल मार्क्स ने स्वयं कहा है कि हॉब्स हम सबका पिता है। हॉब्स इज फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। सीवी मैकफर्सन हॉब्स शक्ति राजनीति का विज्ञान साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था, ऐसा सीवी मैकफर्सन बोलते हैं। प्यूरिटन या प्यूरिटन क्रांति क्या है? प्यूरिटन्स रिवोल्यूशन कब होती है? 1942 से 1949 के बीच। तो ये क्या था, इसको समझते हैं। तो प्यूरिटन ईसाई धर्म में 16वीं से 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में चला वह सुधार आंदोलन था जो प्रोटेस्टेंट शाखा से संबंधित था। इस आंदोलन के समर्थक रोमन कैथोलिक शाखा की धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के विरोधी थे। प्यूरिटन्स अपने विश्वास को ज़्यादा तार्किक, विवेक सम्मत व शुद्ध मानते थे। राजनीति रूप से ये ब्रिटेन में गणतंत्र समर्थक थे तथा लॉर्ड पार्लियामेंट का समर्थन करते थे। ब्रिटेन में 1642 से 49 तक जो गृह युद्ध सिविल वार चला उसे ही प्यूरिटन क्रांति कहा जाता है। यह गृह युद्ध संसद समर्थकों यानी राउंड हेड्स, जिसका नेता क्रॉमवेल था, तथा राजतंत्र समर्थकों कैवलियर्स, जिनका नेता तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स फर्स्ट था, के मध्य हुआ। चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी तो आखिर में चार्ल्स प्रथम को शहीद होना पड़ा। हॉब्स का राजनीतिक चिंतन, तो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ हॉब्स। हॉब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन में अरस्तुवादी व मध्ययुगीन दोनों अवधारणाओं को नकार दिया। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक मानता है। मध्ययुग में राज्य को दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था, तो मध्ययुग में राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था। हॉब्स इन दोनों के विपरीत राज्य को कहते हैं यानी आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानता है, जिसका निर्माण मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए आपसी समझौते से किया था।
अरस्तु के विपरीत हॉब्स का मानना था कि राज सद जीवन के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मानवों के बीच मित्रता नहीं शत्रुता होती। हॉब्स के अनुसार राज का अंतिम स्रोत मनुष्य का आत्मरक्षा का अधिकार, राज्य निर्माण की तर्क पद्धति या चरण, पहले मानव स्वभाव, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर, फिर प्राकृतिक अधिकार तो नेचुरल राइट्स, फिर प्राकृतिक नियम नेचुरल लॉज, सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर कॉमनवेल्थ का क्रिएशन होता है। तो मानव नेचर या ह्यूमन नेचर क्या होता है? तो अरस्तु के विपरीत हॉब्स मनुष्य की प्रकृति, अरस्तु के विपरीत हॉब्स मानव की प्रकृति सामाजिक नहीं बल्कि व्यक्तिवादी, अहमवादी और स्वार्थी है। तो आइसोलेटेड है, इगोइस्टिक है और सेल्फ इंटरेस्टेड मानता है। हॉब्स मनुष्य को मनुष्य में सर्वोदय, अच्छाई या परमर्थ, सम बम बोनम नहीं होता बल्कि सर्वोदय बुराई व स्वस्वार्थ होता है। सम मलम होता है। मैकियावेली की तरह हॉब्स व्यक्ति को लालची, स्वार्थी, अहंकारी व सख्त की अदम्य इच्छा रखने वाला मानता है। हॉब्स सख्त की इच्छा ऐसी अदम्य इच्छा है जिसका अंत व्यक्ति की मृत्यु के साथ होता है। देयर इज अ डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर विच एंड्स आफ्टर डेथ। व्यक्ति में सतत पावर की इच्छा होती है जो कि उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म होती, उसके पहले नहीं खत्म होती। मैकियावेली व्यक्ति की 3 मूल प्रवृत्तियां बताता है, प्रेम, भय और संपत्ति की इच्छा। हॉब्स भी 3 ही बताता है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन लाभ के लिए, भय अविश्वास डिस्ट्रस्ट सुरक्षा के लिए, और कीर्ति ग्लोरी वैभव व अहंकार तुष्टि के लिए। मानव की इन्हीं प्रवृत्तियों की वजह से प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष होता है। और 202 प्रवृत्तियां बताता है, स्वप्रेम और सहानुभूति। मानव का स्वभाव झगड़ालू, स्वार्थी, अहमवादी, शक्तिवादी क्यों? तो हॉब्स इसका कारण गति इमोशंस को मानता है। गति का नियम मनुष्य शरीर पर भी लागू होता है। मानव शरीर में 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। जैव गति स्वचालित है, जैसे हृदय गति, पाचन क्रिया, श्वास प्रश्वास आदि, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मनोवैज्ञानिक गति यह महत्वपूर्ण है, यह बाहरी उद्दीपकों से पैदा होती है। दूसरे व्यक्ति की कीर्ति, शक्ति, धन संपत्ति आदि देख कर ये बाहरी उद्दीपक पहले हमारी इंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं, फिर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर, द्वारा मस्तिष्क पर, फिर मनुष्य में मनोभाव और इच्छाएं पैदा होती हैं। इन इच्छाओं की पूर्ति, यश, कीर्ति, शक्ति, सुरक्षा के लिए मनुष्य आपस में झगड़ते हैं। मानव की इच्छाएं पारलौकिक नहीं बल्कि शारीरिक व ऐहिक होती। इस प्रकार जहाँ मैकियावेली का अहमवाद सार्वभौमिक अहमवाद यूनिवर्सल इगोइज्म है, वहीं हॉब्स का अहमवाद मनोवैज्ञानिक अहमवाद यानी साइकोलॉजिकल इगोइज्म है। क्वाका क्या कहते हैं? हॉब्स पक्का अहमवादी। ब्रेम हॉल और क्लेरेंडन ने हॉब्स द्वारा वर्णित इस मानव छवि की आलोचना करते हुए कहा है कि वे व्यक्ति को पशुओं से भी गैर गुजरा अहमवादी समझता है। प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर। तो हॉब्स एलिमेंट ऑफ लॉ और लेवियाथन दोनों में प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं करता, अपितु उसने मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति का वर्णन शब्द का प्रयोग किया है। हॉब्स के स्वयं के शब्दों में प्राकृतिक अवस्था का वर्णन। तो ऐसी परिस्थिति में उद्योग की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इसके फल अनिश्चित होते हैं। इसलिए धरती की कोई संस्कृति नहीं, समुद्र में कोई यात्रा नहीं है, धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई कला नहीं, कोई साहित्य नहीं, कोई समाज नहीं, और सबसे बुरी बात कि निरंतर भयानक मृत्यु का खतरा, और मनुष्य का जीवन एकांकी, गरीब, बुरा, छोटा व क्रूर होता था। द लाइफ ऑफ मैन इज सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स के अनुसार हो सकता है कि ऐसी स्थिति सारे विश्व में ना हो, लेकिन अमेरिका में जरूर, जहाँ बर्बर लोग बड़े क्रूर तरीके से रहते, अर्थात प्राकृतिक अवस्था एक काल्पनिक स्थिति। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन के इस एकाकीपन, दीनहीनता, तोषिता, पाशविकता और नगनता का कारण है उसकी मनोवैज्ञानिक गतियाँ और मनोवैज्ञानिक अहमवाद। प्राकृतिक अवस्था समझौते से पूर्व की अवस्था है। यह अवस्था समाज पूर्व ही है और राज्य पूर्व भी है। हॉब्स द्वारा वर्णित इस अवस्था में न समाज है न राज्य है। यह अवस्था सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की, तो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल की अवस्था है, स्थिति है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मत्स्य न्याय, तो माइट इज राइट की अवस्था है ये। जॉन राल्स के अनुसार हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में जो संघर्ष है वह कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिल्मा के तुल्य है। प्रिजनर्स डिल्मा सिद्धांत के अनुसार अगर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर हमला करने से पहले उस पर हमला नहीं किया तो दूसरा पक्ष पहले हमला कर प्रथम पक्ष को हरा देगा, अर्थात सर्वत्र हिंसा की स्थिति है।
पर क्या ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी? आप स्वयं कहता है यह एक कल्पना है, ऐतिहासिक वास्तविकता नहीं। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। तो हाब्स, प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वस्तु पर प्राकृतिक अधिकार है, यहाँ तक कि एक दूसरे के जीवन पर। तो पीपल कैन किल आल्सो, पीपल कैन किल ईच अदर। लेकिन मानव भावात्मकता के साथ साथ तर्क प्रधान भी है, अतः उसमें आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार आत्मरक्षा यानी जीवन का अधिकार परम प्राकृतिक है। हॉब्स ने आत्म संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन को परम अधिकार मानने का विचार ह्यूगो ग्रोसियस से लिया है। ग्रोसियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लॉ ऑफ द वार एंड पीस 1625 में कहा कि सभी व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा का अधिकार। टी.एच. हेक्सले ने हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार को शेर का अधिकार प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ। तो हॉब्स प्रकृति के नियम मन से उठने वाले इच्छाओं के लिए बाध्यकारी होते हैं, ऐसा कहता है। इन प्राकृतिक नियमों को शांति की धाराएं, आर्टिल्स ऑफ पीस कहते हैं। शांति की धाराएं, तो ये आर्टिकल ऑफ पीस होगा। ग्रोसियस की तरह हॉब्स भी कहता है कि प्राकृतिक नियम उचित नियम होते हैं और वे ईश्वर की भाषा में पेश किए जाते हैं। डिलीवर्ड इन द वर्ड्स ऑफ गॉड, प्राकृतिक अवस्था के खतरों से बचने का तर्क संगत तरीका है प्रकृति के नियम। आर्टिकल्स ऑफ पीस में 19 नियम हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं। शांति की इच्छा, डिजायर फॉर पीस, अपनी जीवन रक्षा के लिए सभी शांति चाहते हैं। प्राकृतिक अधिकार का त्याग, तो सभी आप उतनी ही स्वतंत्रता से संतुष्ट रहो जितनी आपने दूसरों को दी है। व्यक्ति समझौते या प्रतिज्ञा पत्र का पालन करेंगे। शांति की धाराओं यानी आर्टिकल्स ऑफ पीस का सार है दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा उनसे अपने लिए चाहते हो। क्योंकि प्राकृतिक नियम शांति की खोज के लिए राज्य की स्थापना आवश्यक है, यही नियम इसे प्राकृतिक अवस्था के त्याग को प्रेरणा देता है। तर्क बुद्धि के इन निर्देशों को 19 शांति की धाराओं यानी 19 आर्टिकल ऑफ पीस हॉब्स ने प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ की संज्ञा दी है, पर ये स्टोइक्स, रोमन और मध्ययुगीन विचारकों के चिंतन की तरह अलौकिक, ईश्वरीय नहीं बल्कि तर्क बुद्धि व मानवीय विवेक पर आधारित है। सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था है चूंकि घोर अनिश्चितता की अवस्था थी, इसमें प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के भय से त्रस्त, अतः आत्म सुरक्षा हेतु मानव आपस समझौता करते हैं। मानव शब्द, तो मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दो। इस प्रकार सभी व्यक्ति आपस में समझौता करके अपने समस्त अधिकार सिवाय आत्मरक्षा के, सेल्फ प्रिजर्वेशन के, एक तीसरे पक्ष राज्य को सौंप देते। सर्वोच्च सत्ता राज्य को हॉब्स कॉमनवेल्थ कहता है। इस कॉमनवेल्थ का संचालक कौन होगा? लेवियाथन होगा। लेवियाथन एक काइंड ऑफ सी मॉन्स्टर है, समुद्री मॉन्स्टर है ये, जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हॉब्स के इस सामाजिक समझौते में राज्य कॉमनवेल्थ समझौते का परिणाम है, वह समझौते का भाग नहीं है। तो स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि समझौता मानवों के मध्य होता है, मानव व राज्यों के मध्य नहीं। क्योंकि राज्य समझौते का भाग नहीं है, अतः उसके केवल अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं है। उसका एक ही कर्तव्य है, नागरिकों के जीवन की रक्षा करना। यह शांति और व्यवस्था परक राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है ये। हॉब्स, ऐसा कोई समझौता जिनमें व्यक्ति को शक्ति द्वारा रोका जाए अवैध माना जाए। फिर हॉब्स, एक व्यक्ति इस प्रकार अनुबंध कर सकता है, जब तक मैं यह नहीं करता मुझे मारा जा सकता है। वह इस प्रकार समझौता नहीं करेगा कि जब तक मैं यह करूं और आप मुझे मारने के लिए आ जाएं तो भी मैं आपका विरोध नहीं करूं। हॉब्स का यह समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। इससे नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सत्ता दोनों का निर्माण होता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्व और राज्य पूर्व दोनों थे। हॉब्स एक ही समझौते से राज्य, समाज और सरकार तीनों का निर्माण करता है। तो हॉब्स में एक ही समाज मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि लॉक में 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे सिविल सोसाइटी का निर्माण होता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि स्टेट का निर्माण होता है। और स्टेट लॉक में एक पार्टी है टू द कॉन्ट्रैक्ट, और स्टेट कैन नॉट ब्रीच द विल ऑफ द पीपल और कंसेंट ऑफ द पीपल और रूल ऑफ लॉक में। हॉब्स का समझौता दार्शनिक सत्य है, अर्थात यह सैद्धांतिक और तार्किक है तो अवश्य है, परंतु यह ऐतिहासिक व वास्तविक नहीं। इतिहास के किसी भी भाग में ऐसा कोई समझौता वास्तव में हुआ हो इसका कोई साक्ष्य नहीं। कॉमनवेल्थ, सामाजिक समझौते से जो राज सत्ता कॉमनवेल्थ पैदा होगी वह निरंकुश सत्ता होगी।
नागरिकों को सत्ता से संतुष्ट होने पर समझौता भंग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि समझौता भंग होते हुए वापस प्राकृतिक अवस्था में स्टेट ऑफ नेचर में लौट जाएंगे। कॉमनवेल्थ और लेवियाथन के विरुद्ध विद्रोह का एकमात्र आधार आत्मरक्षा या सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को परम अधिकार मानते हुए कहता है कि जब मेरे ऊपर बल का प्रयोग हो तब मैं अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग न करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सदैव निरर्थक होगा। आत्मरक्षा के लिए ही दो व्यक्तियों ने आपसे समझौता करके राज्य का निर्माण किया था। अगर राज्य यही नहीं कर पाया तो समझौता तोड़ा भी जा सकता है। अगर शासक अपने शब्द से पराजित हो जाता है तो भी नागरिक विजेता को अपना संप्रभु मान लेंगे, क्योंकि पहले वाला राजा बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा नहीं कर पाया, अतः उसका विरोध किया गया। हॉब्स का राज कृत्रिम है, जो मानवों ने आपसी समझौते से बनाया, इसलिए वह कहता है कि समस्त राज्य शक्ति सहमति पर आधारित है। मनुष्य वे सारी खुशी ला सकते हैं जो वे चाहते हैं। हैकर तो हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित, तो थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट निहित। हॉब्स डर और मैं जुड़वा थे, यानी फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस। मृत्यु का यही डर उसके राजनीतिक दर्शन का आधार है। समस्या डर है, तरीका तर्क, निष्कर्ष निरंकुश था। हॉब्स ने कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के बजाय निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। हॉब्स ने सकारात्मक कानूनों की नींव रखी, अर्थात कानून राज्य शक्ति के आदेश हैं, इसे बेंथम और ऑस्टिन ने आगे बढ़ाया। विवेकपूर्ण आत्मरक्षा, तो रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये क्या है इसको पढ़ते हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अधिकार नाम की कोई बात नहीं थी जो सबका हो या समान हो। वह तो व्यक्ति का अपना हित या नजरिया मात्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस अवस्था में सब कुछ पाने का हक है, जो कुछ भी वह अपनी शक्ति से छीन सके। सिर्फ शर्त यह है कि यह छीना झपटी कहीं उसको मौत के मुंह में न धकेल दे, क्योंकि यहाँ आकर उसकी सारी इच्छाएं मृत्यु में विलीन हो जाएंगी। इस प्रकार मृत्यु के भय की इस सीमा में प्राकृतिक अवस्था का यह मनुष्य उस सारी जमीन पर अधिकार रखता है जिसे वह भी छीन सकता है। अपने शत्रु को नष्ट करने का उसे प्राकृतिक अधिकार है। श्रेष्ठ और सुंदरतम महिलाएं उसके रमण की वस्तुएं मात्र हैं, अतः उनका प्रत्येक कार्य अपने पड़ोसी की कीमत पर इसी संभावित सुख, सच्चाई और प्रसन्नता को पाना है, किंतु इतना निश्चित है कि इन सुखों को पाने के प्रयासों में सुख की भावी संभावनाओं को नष्ट नहीं करना चाहता। वह इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। हॉब्स ने इसे विवेकपूर्ण आत्मरक्षा, रेशनल सेल्फ प्रिजर्वेशन कहा। हॉब्स व्यक्तिवादी या निरंकुशतावादी, हॉब्स इंडिविजुअलिस्ट है या एब्सोल्यूटिस्ट। तो हॉब्स की मान्यताएं व्यक्तिवादी और उदारवादी हैं, किंतु उसके निष्कर्ष निरंकुशतावादी हैं। एब्सोल्यूटिस्ट है, वह अणुदार थे। हॉब्स व्यक्तिवादी व अणुवादी है, क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, राज्य को सहमति व समझौते पर आधारित मानता है, पर साथ ही वह पूर्ण और निरंकुश राज सत्तावादी है, जो निरंकुश और पूर्ण संप्रभुता का समर्थन करता है। लेवियाथन के विरुद्ध विद्रोह नहीं हो सकता, समझौता भंग नहीं हो सकता, राज समझौते का भाग नहीं है, परिणाम है। इस पर व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए निरंकुश और पूर्ण सत्ता आवश्यक है। इस संबंध में हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, जो प्रतिज्ञा पत्र, समझौता, तलवार, सख्त की नींव पर न टिके हों, वे क्योरे शब्दजाल हैं और मनुष्य की रक्षा में सर्वथा असमर्थ होते हैं। आगे हॉब्स कहता है कि मनुष्यों को निरंकुशता और अराजकता में से किसी एक को चुनना होगा, तो या तो आप एब्सोल्यूटिज्म को चुनें या एनार्की को चुनें, दोनों में से एक को चुन लीजिए। विचारक बोलिन ने कहा कि हॉब्स का लेवियाथन मृत्यु ईश्वर, मॉर्टल गॉड, मानवीय शक्तियों में महानतम, द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन पावर है। लेवियाथन का शरीर अपनी प्रजा के मनुष्यों के शरीर से बना है। व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि अपनी पहचान बनाए रखते हैं। बोलिन तो उसकी रचना लेवियाथन के मुख्य पृष्ठ पर उनके सिद्धांत का सार मिलता है, जिससे व्यक्तिवाद और शक्तिशाली संप्रभु शासक महत्वपूर्ण तत्व। सेबाइन लेवियाथन का एक विषय कानून व व्यवस्था है, तो दूसरा व्यक्तिवाद। निरंकुशता और व्यक्तिवाद एक दूसरे के पूरक। सेबाइन हॉब्स व्यक्तिवादी और उपयोगितावादी था। व्हाइट हॉल के लिए रेंडन, लॉक आदि विचारकों ने हॉब्स की इस निरंकुश संप्रभुता की आलोचना की है।
कनाडा के समतावादी राजनीतिक विचारक सीबी मैकफरसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक और 1962 में हॉब्स के उदारवाद और व्यक्तिवाद की आलोचना में लिखा है कि हॉब्स में स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद यानी पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, सजाती, गला काट प्रतिस्पर्धा, आत्म संशय के भाव थे। उसके सिद्धांत आरंभिक पूंजीवादी बाजारवादी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। हॉब्स का निरंकुश संप्रभुता पर जॉन लॉक ने लिखा है कि यह विचार ऐसा ही है जैसा यह सोचना कि मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि वो बिल्लियों और लोमड़ियों द्वारा की जाने वाले शरारतों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन एक शेर द्वारा खाए जाने से संतुष्ट रहेंगे। लॉक क्या कहता है कि यह विचार ऐसा ही है जैसा यह सोचना कि मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि वो बिल्लियों और लोमड़ियों द्वारा की जाने वाले शरारतों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन एक शेर द्वारा खाए जाने में संतुष्ट रहते हैं। फ्रांसीसी लेखक जोसेफ बायलातो ने हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का प्राथमिक सिद्धांतकार फर्स्ट थ्योरिस्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कहा। जिसने जोसेफ बायलातो ने धर्म और अंतरात्मा पर हॉब्स के विचार, तो हॉब्स की अवधारणाओं को उनके संपूर्ण निहितार्थों में समझने के लिए उसके द्वारा धर्म पर की गई बहस को समझना होगा। अपने राजनीतिक चिंतन में वह पारस्परिक धार्मिक शब्दावली का प्रयोग टाल ही नहीं सकता था। अतः लेवियाथन के तीसरे और चौथे अध्यायों में इक्लीजिस्टिक कॉमनवेल्थ और किंगडम ऑफ डार्कनेस शीर्षकों से उसने धर्म का एक विशद और सघन परीक्षण प्रस्तुत किया। निश्चय ही वह मध्ययुगीन यानी पांडित्यवाद स्कॉलिस्टिज्म के अवशेषों का खुला विरोधी था। उसकी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन आदि किसी के भी ऐसे विचार से कोई सहमति नहीं है जो धार्मिक और नैतिक अनुभव को सार्वभौमिक और पूर्ण सत्य मानता है। वह जो प्रवृत्ति अपना रहा है उसे आज की भाषा में ज्ञान का संशयवाद यानी स्केप्टिसिज्म या मनोवैज्ञानिक अहमवाद, साइकोलॉजिकल इगोइज्म अथवा नैतिक सुखवाद, इथिकल हेडोइज्म कहा जाएगा। हॉब्स के अनुसार उसकी यह विचारधारा सिविल समाज के निर्माण में घातक, क्योंकि यह इस मान्यता पर आधारित है कि अच्छे और बुरे निर्णयकर्ता स्वयं व्यक्ति हैं। हॉब्स का तर्क है कि मनुष्य का अंतःकरण और निर्णय दोनों ही एक ही चीज़ हैं और किसी सिविल समाज में कोई भी सार्वजनिक निर्णय ऐसा नहीं हो सकता है जो सार्वभौमिक सत्ता के निर्देश से परे हो। हॉब्स की संप्रभुता को निरपेक्ष, सर्वोपरि, अधेय और अविभाज्य माना। हॉब्स वह पहला दार्शनिक था जिसने बोधा के प्रतिबंधों से संप्रभुता को मुक्त करवाया। सिवाइन ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली बोधा जो थिंकर था उसने क्या किया कि जो पॉलिटिकल स्फीयर वहाँ पर राज्य को एब्सोल्यूट पावर देने की बात करता है। पॉलिटिकल स्फीयर में स्टेट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होगा, लेकिन जो रिलीजियस स्फीयर होगा वहाँ पर चर्च की चलेगी, तो वहाँ पर फिर स्टेट भी इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हॉब्स क्या करता है, हॉब्स कहता है कहीं भी हो, चाहे पॉलिटिकल स्फीयर हो चाहे रिलीजियस स्फीयर हो, दोनों जगह स्टेट की ही चलेगी, है ना। चर्च चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, स्टेट के नीचे ही काम करेगा। ये इसलिए सिवाइन कहता है कि हॉब्स वह पहला दार्शनिक था जिसने बोधा के निबंधों से संप्रभुता को मुक्त करवाया। लास्की हॉब्स अद्वैतवाद का सम्राट था। फिर अद्वैतवाद का सम्राट था कौन? हॉब्स। ऐसा लास्की बोलते हैं। हॉब्स संप्रभुता के दो प्रकार बताता है, स्थापित यानी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या इंस्टीट्यूटेड सॉवरेनिटी। जब लोग मिलकर स्वेच्छा से अपने अधिकार किसी को सौंपने को सहमत हो जाते हैं तो ऐसा कॉमनवेल्थ स्थापित संप्रभुता पर आधारित होता है। अर्जित संप्रभुता यानी एक्वायर्ड सॉवरेनिटी, जब लोग मृत्यु या बंधन के भय से संप्रभु को प्राधिकार देते हैं तो वह अर्जित संप्रभुता होती। हॉब्स वैधानिक संप्रभुता का यानी लीगल सॉवरेनिटी का समर्थक। इसका निहितार्थ है कि कानून संप्रभु के आदेश है, तो लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। सिवाइन ने हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी। स्त्रियों पर हॉब्स के विचार। तो हॉब्स मानवीय समानता के पक्षधर थे। प्राकृतिक अधिकारों की असमानता का तर्क नहीं मानती है, प्रकृति अधिकारों की असमानता का तर्क नहीं मानती है। चूंकि स्त्रियां पुरुषों जितनी क्षमतावान होती हैं इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री की गौण स्त्री मानव द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक अवस्था में माता का प्रभुत्व माना जाता है।
हॉब्स के लिए परिवार राज्य के समान ही कृत्रिम संस्था है। वह भावनाओं के आधार पर नहीं बना बल्कि राज्य के समान विभिन्न लोगों की सहमति से तथा स्वार्थ के आधार पर निर्मित हुआ है। महत्वपूर्ण कथन। तो हॉब्स विधि का मौन रहना ही तंत्रता है। लिबर्टी इज वेयर लाइज साइलेंट। लिबर्टी इज वेयर लाइज साइलेंट। हॉब्स प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार में वही अंतर है जो स्वतंत्रता और दायित्व में। हॉब्स प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक और नागरिक स्वतंत्रता कृत्रिम। हॉब्स न्याय और अन्याय समान पर लागू होता है, न कि अकेले व्यक्ति। वाहन। तो हॉब्स के विचारों में एक तरफा अराजकतावाद है, तो दूसरी तरफ तो वाहन क्या कहते हैं। हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। वेपर। राजनीतिक विचारों के इतिहास में हॉब्स का कृतित्व संप्रभुता की पहली व्यवस्था है। W.T. जोन्स। हॉब्स ने एक निरंकुश या दानवी शक्ति के संगठन द्वारा वास्तव में राज्य ही समाप्त कर दिया। सिविली। हॉब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक माना जा सकता है। टेलर। हॉब्स का सिद्धांत मानव पद्धति से नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों से जनित है। वाहन। राज्य। हॉब्स का राज्य दर्शन व्यक्तिवाद के उग्र स्वरूप को व्यक्त करने वाले परिकल्पनाओं पर आधारित। सेवाइन। लाक का पूर्वगामी होने के चलते हॉब्स को पहला दार्शनिक मानता है। इसने दर्शन में व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है। सेवाइन क्या कहते हैं कि लाक का पूर्वगामी होने के चलते हॉब्स को पहला दार्शनिक माना जाता है, जिससे दर्शन में व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है। रूसो। हॉब्स का सिद्धांत आत्मविरोधी उद्वेगजनक है। डेविड ह्यूम। तो हॉब्स की राजनीति ऐसी है कि उससे अत्याचार को प्रोत्साहन मिलता है। स्टेफेनो। हॉब्स का विचार राजनीति के प्रति पुरुषवादी रुझान का प्रतिबिंब है जो आज तक चला आ रहा है।